हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतिन मदान और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। और आज हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। हम कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स, जो कि साइंस का 9th चैप्टर है और 4th पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में बात की थी। इस चैप्टर में दो चीज़ें पढ़नी है। एक हमें पढ़ना था डाइजेशन, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम रेस्पिरेशन को आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी को देखते हैं, सारी एक्टिविटीज करते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, वो सब मैं आप लोगों को बताते हुए चलता हूं। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस। और आज हम स्टार्ट करेंगे विद अ फन फैक्ट। यहाँ हमें ना छोटे छोटे बॉक्सेस दे रखे होते हैं हमारी एनसीईआरटी में, जिससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक ऐसा ही बॉक्स दे रखा है जो कि है ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। अब इंडिया में ना बहुत टाइम से हमारी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस चल रही हैं। ठीक है, ये कोई नई नहीं है, और आज भी लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं ताकि जो लंग का फंक्शन है, जो रेस्पिरेशन है, वो इंप्रूव हो सके। ठीक है, तो इसमें हमें दो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैव बीन प्रैक्टिस्ड अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, जैसे आप बॉक्स में देख रहे हो, अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड फॉर सेंचुरीज। तो बहुत पुराने टाइम से ये सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की जा रही हैं। प्राणायाम, आपने सुना होगा प्राणायाम के बारे में, है ना। और बहुत सारे हमारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उस पर आप देखोगे कि प्राणायाम कैसे करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। हमारे न्यूज़ चैनल्स पे भी इससे रिलेटेड जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहती है। एंड बाबा रामदेव इज़ वन ऑफ द फेमस पर्सनैलिटीज अबाउट प्राणायाम, है ना। आप लोगों ने देखा होगा उनकी भी वीडियो। ऐसे एक हम थंब से नॉस्ट्रिल को पकड़ते हैं, फिर दूसरे थंब से नॉस्ट्रिल को पकड़ते हैं और इनहेल और एक्सहेल करते हैं, है ना। तो प्राणायाम is well known for improving respiratory health। इससे रेस्पिरेटरी हेल्थ इंप्रूव होती है, जो आपका ओवरऑल रेस्पिरेशन है वो इंप्रूव होता है। माइंड रिलैक्सेशन, आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होता है, और आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता है। तो प्राणायाम इज वेरी गुड टेक्निक। तो यहाँ पे आपको इमेज भी दिख रही है, आप देख पा रहे हो कि नॉस्ट्रिल एक होल्ड की हुई है। ठीक है, और लद्दाख में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लद्दाख में तुमो ब्रीदिंग की जाती है। जिससे क्या होता है, ये सारी चीजें जो प्राणायाम में मिलती हैं वो तो होती हैं, साथ ही साथ में हमारी बॉडी जो है ना वो भी वार्म रहती है, क्योंकि वहां बहुत ठंड होती है। तो हमें बॉडी को क्या करना है, गर्म करना है। तो ये ब्रीदिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द पीपल इन लद्दाख या अदर कोल्डर एरियाज में जो पीपल रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये एक टेक्निक है जो लंग फंक्शन को इंप्रूव करती है। अगेन रेस्पिरेशन इंप्रूव हो रहा है, हेल्प्स कीप द बॉडी वार्म। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन इन कोल्ड वेदर, जैसे लद्दाख में ठंड होती है। सिमिलरली, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू प्रमोट वेल बीइंग। सम ट्रेडिशंस कंबाइन डीप ब्रीदिंग विद चैंटिंग। आपने देखा होगा कहीं कहीं जगह पे क्या किया जाता है, ब्रीदिंग की जाती है और साथ साथ में चैंटिंग की जाती है, मतलब मंत्र जो है उसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या किया जाता है, रिदमिक ब्रीदिंग की जाती है। ठीक है, रिदमिक से क्या होता है, आपका जो लंग फंक्शन है ना वो इंप्रूव होता है। उससे क्या होता है, रिलैक्सेशन इनहैंस होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, और मेंटल क्लैरिटी भी मिलती है। तो यहाँ पे जो इमेज दी गई है नीचे, ये हमें क्या दिखा रही है, ये हमें दिखा रही है कि बॉडी जो है वो वार्म की जा रही है। देखो, बॉडी जो है वो वार्म यहाँ पे की जा रही है। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि बॉडी जो है वो वार्म की जा रही है। ठीक है, तो समझ आ गया, प्राणायाम और तमो ब्रीदिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। अब हम आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास एक एक्टिविटी आती है, दैट इज एक्टिविटी 9.3। तो दो एक्टिविटीज हम पहले भी कर चुके हैं, पिछले पार्ट्स को जरूर देख लेना। तो एक्टिविटी 9.3 में क्या है, इसमें हमें दो टेस्ट ट्यूब लेनी है। देखो, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए है और टेस्ट ट्यूब बी है। उसमें क्या किया गया, टेस्ट ट्यूब ए में हमने ना लिया लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर। और टेस्ट ट्यूब बी में भी हमने क्या लिया है, लाइम वाटर। अब लाइम वाटर क्यों लिया, आपने शायद केमिस्ट्री में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो लाइम वाटर की स्पेशल बात क्या होती है, जब भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाता है ना, तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है, वो मिल्की हो जाता है। देखो यहाँ पे ऐसा कलर हो जाता है। ठीक है, ऐसा कलर हो जाता है। मैं इसको रब कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो ऐसा कलर इसका हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की अपीयरेंस। सो लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है तो वो मिल्की हो जाता है इन अपीयरेंस। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन टू टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। तो दो टेस्ट ट्यूब्स ली, दोनों में लाइम वाटर डाला। टेस्ट ट्यूब ए में आपने सिरिंज या पिचकारी से एयर को डाला। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पे पिचकारी से हम एयर को डाल रहे हैं। तो टेस्ट ट्यूब ए में हमें क्या करना है, हमें सिरिंज या पिचकारी से एयर को डालना है। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो हम एयर इनहेल करते हैं ना, वो वाली एयर ही इसके अंदर हम डाल रहे हैं। ठीक है, जो आसपास की एयर है उसको ही हम पिचकारी से या सिरिंज से टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल रहे हैं, लाइम वाटर के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ए में तो ये हो रहा है, समझ आ गया। अब बी में क्या कर रहे हैं हम,
बी में अपने माउथ से लाइम वाटर में हम हवा डाल रहे हैं, ठीक है, जो हम एक्सेल करते हैं, जो हम हवा को बाहर निकालते हैं, वो हम टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ। देखो यहां पे देखो, टेस्ट ट्यूब बी कंटेनिंग लाइम वाटर, इसके अंदर हम डाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम एक्सेल करते हैं तो क्या एक्सेल कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे हैं। तो होगा क्या कि टेस्ट ट्यूब जो ए है, यहां पे आपको जो कलर है लाइम वाटर का वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि जो हम एयर इनहेल करते हैं ना उसमें बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन जो हम एयर को एक्सहेल करते हैं, जो हम बाहर निकालते हैं, उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिससे लाइम वाटर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो देखो यहां पे लाइम वाटर का कलर जो है वो ऐसा था और वो चेंज होके कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमारे लाइम वाटर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, और ये एक्टिविटी ये दिखा रही है कि जो आप एयर को एक्सहेल करते हो ना, जो एयर को बाहर निकालते हो, उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। समझ आ गया एक्टिविटी? तो मैं समझा देता हूं, इसमें बुक में भी लिखा हुआ है, द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी टर्न्स मिल्की, वो मिल्की हो जाता है या क्लाउडी हो जाता है, ठीक है, व्हाइटिश हो जाता है, जैसे इमेज में आपने देखा। बट द लाइम वाटर इन टेस्ट ट्यूब ए डज नॉट, ए का कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। ये चीज दिखा रही है कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की तब हो रहा है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। मैंने आपको बताया लाइम वाटर की ये स्पेशलिटी है कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, वो मिल्की हो जाएगा, वो व्हाइटिश या क्लाउडी अपीयरेंस में आ जाएगा, ठीक है। दिस इंडिकेट्स दैट द एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द एयर वी इनहेल। तो वो एयर जो हम बाहर निकाल रहे हैं उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है इन कंपैरिजन टू द एयर विच वी आर टेकिंग इन। समझ आ गया? जितनी एयर बाहर निकल रही है उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये एक्टिविटी आपको ये दिखा रही है। आई होप आप एक्टिविटी 9.3 समझ गए होगे, इसका apparatus ये क्या दिखा रही है, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपन? आप लोगों को पता है जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी यूज कर लेती है, और ऑक्सीजन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो बाहर की तरफ जाता है। बट ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो कैसे रहा है उसको समझने के लिए यहां पे एक इमेज दी गई है, तो मैं समझा देता हूं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग फ्रेश एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स द लंग्स। जब आप ब्रीथ करते हो तो फ्रेश एयर आपके लंग्स में जाता है, ठीक है, एंड फिल्स द एल्वुलाई। मैंने आप लोगों को बताया था पिछली क्लास में, अगर आपको याद होगा, जिन्होंने नहीं देखी प्लीज देख लेना उसको। तो हमारे लंग्स में ना ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्वुलाई। ऐसे कुछ करके स्ट्रक्चर्स होते हैं बैलून लाइक, ठीक है, बहुत छोटे छोटे हमें इमेज में दिए गए। मैं इसको जूम इन कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स के आसपास क्या होता है, आसपास ना हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके थ्रू ब्लड जा रहा है, ठीक है। सपोज ये वाले जो मैं एरोज बना रहा हूं ये आपको दिखा रहे हैं कि ब्लड ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये मेरा ब्लड जा रहा है, ओके। तो होगा क्या कि जब ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन आया बाहर से, सो ऑक्सीजन विल गो इन दी ब्लड, ठीक है। येलो एरोज क्या दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ब्लड में चला जाएगा और यहां से ऑक्सीजन सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा जहां उसको चाहिए, ठीक है, जहां भी चाहिए। अब क्या होगा कि ये बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे और क्या प्रोड्यूस कर देंगे, ये प्रोड्यूस कर देंगे मेरा कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोड्यूस कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से पूरा होते हुए वापस से इन ब्लड वेसल्स में आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इन एल्वुलाई में चला जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज डन, दैट इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज डन। आई होप इट इज क्लियर। मैं डायग्राम से आपको दोबारा से समझा देता हूं, जो हमारी बुक में डायग्राम दिया गया है उससे आपको और अच्छे से ये समझ आ जाएगा। देखो यहां पे हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन आपका अंदर गया, देखो ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा अंदर गया, ऑक्सीजन यहां से ब्लड में चला जाएगा, इट इज गोइंग इन द ब्लड, ठीक है। अब होगा क्या, ऑक्सीजन यूज हो जाएगा और बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, बॉडी विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ऐसे आएगा, जो ये हमारा ब्लड है यहां से ऐसे आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ऐसे करके बाहर की तरफ निकल जाएगा। सो दैट इज हाउ द एक्सचेंज इज एक्चुअली डन। मैंने आपको दोनों डायग्राम्स में समझा दिया है। अब ये एल्वुलाई जो है ना, ये एल्वुलाई, इनके अराउंड हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। क्यों होती हैं, ताकि ये एक्सचेंज हो सके। और एक को हम एल्वुलस बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक को एल्वुलस बोलते हैं, और जो प्लूरल है, मतलब बहुत सारे की अगर आप बात करो तो उसको हम एल्वुलाई बोलते हैं, दैट इज द प्लूरल फॉर्म। समझ आ गया, एक को एल्वुलस और बहुत सारे को एल्वुलाई,
ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज है। अब हम आगे चलते हैं। सो द एल्वुलाई हैव थिन वॉल्स सराउंडेड बाय फाइन ट्यूब्स कंटेनिंग ब्लड। तो ब्लड वेसल्स होती हैं, पूरे घिरे हुए होते हैं ब्लड वेसल से, और इन ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो कर रहा है, इनमें फ्लो कर रहा है हमारा ब्लड। ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी बॉडी ऑफ द एल्वुलाई। ठीक है, तो ब्लड में क्या है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंच रहा है, वो एल्वुलाई में पहुंच रहा है। ठीक है, वेयर इट इज रिलीज्ड इनटू द एयर। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वुलाई पासेस इनटू द ब्लड एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। समझ आ गया, ऑक्सीजन कहां जा रहा है, ऑक्सीजन बाहर से आ रहा है और वो जा रहा है एल्वुलाई में, एल्वुलाई से वो ब्लड में जा रहा है और ब्लड से वो सारी बॉडी सेल्स में जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जा रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड सारे बॉडी सेल से आ रहा है, ब्लड में आ रहा है, वो पहुंच रहा है एल्वुलाई में और एल्वुलाई से वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल रहा है, और ऐसे ही इनहेल और एक्सहेल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ में ये दिया गया था और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझा रहा है कि एक्सचेंज कैसे हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द फूड यू ईट गिव्स यू एनर्जी। क्या आपने कभी सोचा है कि फूड जब आप खाओ तो आपको एनर्जी कैसे मिलती है? तो अगर आपने नहीं सोचा है तो उसका आंसर यहां पे लिखा गया है, द की इज नॉट ओनली द फूड बट ऑल्सो द ऑक्सीजन वी ब्रीथ। सिर्फ खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो ना, जो आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है फूड से एनर्जी बनाने के लिए। When we eat food, our body breaks it down into simple substances like sugar, या फिर आप ग्लूकोज बोल सकते हो। ऑक्सीजन हेल्प्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब समझ आया ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन कैसे डिफरेंट है? ब्रीदिंग में सिर्फ आप सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो, रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन के हेल्प से एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हो और उस प्रोसेस में आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हो। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन की वर्ड इक्वेशन लिखने को आती है कभी कभी एग्जाम में। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, डिफाइन रेस्पिरेशन एंड गिव द वर्ड इक्वेशन। तो आपको लिखना आना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखो, ग्लूकोज आपने खाया, कैसे खाया, आपने जो फूड खाया उससे आपको ग्लूकोज मिला। ठीक है, उसके साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो प्लस ऑक्सीजन लिखोगे आप, तो रिलीज क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, जो आपकी बॉडी बाहर फेंक देती है, वी एक्सहेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड। आपको वाटर मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी यूज कर लेती है, और एनर्जी आपको ऐसे मिलती है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हमारी बॉडी जो है वो यूज कर लेती है। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द बॉडी। ठीक है, जो आपको डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं वो करने में हेल्प करती हैं। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। इवन तो आप सो भी रहे हो तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो वर्क कर रहे हैं और उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ब्रेन आपका वर्क कर रहा है, ब्रेन को एनर्जी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल एयर, ठीक है, ये पता लग गया, फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स एंड एक्सहेल एयर हैविंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द इनहेल्ड एयर। तो इसके लिए हमने एक्टिविटी कर ली है जिसमें हमें पता लग रहा है कि जो बाहर की हवा है, जैसे मेरे अराउंड जो हवा है उसमें कम कार्बन डाइऑक्साइड है, और जब मैं सांस छोड़ता हूं तो उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसके लिए हमने एक्टिविटी 9.3 कर ली है, तो उसमें हमें ये बात समझ आ गई है। बट कितना, तो अगर हम बाहर की हवा की बात करें तो नियरली 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर की हवा में। ठीक है, और अगर हम एक्सहेल की बात करें तो 4 to 5% कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बाकी का बचा हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहां से आया, हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस किया। ठीक है, हमारी बॉडी कैसे प्रोड्यूस कर रही है, जब ऑक्सीजन ग्लूकोज से कंबाइन हो रहा है तो हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है, जो कि इस 4 to 5% के अंदर है। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो 21% ऑक्सीजन होता है, यू कैन सी इट ओवर हियर, 21% ऑक्सीजन। और जब हम एक्सहेल करते हैं, हवा को बाहर छोड़ते हैं, सो 16 to 17% होता है। तो ये बाकी का बचा हुआ कहां गया, ये बाकी का बचा हुआ हमारी बॉडी ने यूज कर लिया। सो ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी है, ये 4 वैल्यूज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। नोट दैट नॉट ऑल द ऑक्सीजन इज यूज्ड अप। तो देखो, सारा ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहा है, हमारी बॉडी की कुछ कैपेसिटी है, कुछ हमारी बॉडी की हैसियत है
जिस हिसाब से वो ऑक्सीजन को यूज कर सकती है। सारा ऑक्सीजन यूज नहीं होता। सम अदर एनिमल्स कैन यूज अ लार्जर फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ज्यादा ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इंश्योर्स दैट ईच सेगमेंट ऑफ आवर बॉडी गेट्स ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग्स को ही ऑक्सीजन मिलता है, हर एक जो पार्ट है बॉडी का उसको ऑक्सीजन मिलता है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि हर एक पार्ट को एनर्जी की जरूरत है और उस एनर्जी के लिए उसको चाहिए ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? ये ऑक्सीजन लेके जाता है ब्लड। ब्लड इज लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। सो ब्लड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी निकलते हैं हमारी बॉडी से उसको भी ब्लड ही लेके जाता है जहां पे भी उसको पहुंचाना होता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, ब्रीदिंग ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड। सो ब्रीदिंग से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो रहा है। वाइल रेस्पिरेशन यूजेस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड एंड रिलीज एनर्जी। तो इस पूरे चैप्टर में ना आपको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है उस पर फोकस किया गया है, और साथ ही साथ में ब्रीदिंग कैसे डिफरेंट है रेस्पिरेशन से उस पर भी फोकस किया गया है। बार बार ये लाइन आ जाती है कि ब्रीदिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन। दिस एनर्जी हेल्प्स अस वॉक, रन, प्ले एंड इवन थिंक। तो एनर्जी आपको पता है, जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको एनर्जी चाहिए। सो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। देखो दोबारा ये लाइन आ गई, ब्रीदिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस है और रेस्पिरेशन जो है वो केमिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग में क्या है कि आपका ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है। फिजिकल प्रोसेस है, कुछ केमिकली कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बट जो आपका रेस्पिरेशन है वो केमिकल प्रोसेस है। और केमिकल इक्वेशन भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं, जिसमें हमारा ग्लूकोज कंबाइन हो रहा है विद ऑक्सीजन और प्रोड्यूस हो रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो एक केमिकल प्रोसेस है दैट अकर्स इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। बोथ द प्रोसेसेस आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। दोनों इंपॉर्टेंट है और ब्रीदिंग के बिना रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ऑक्सीजन लेना पड़ेगा और हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करना पड़ेगा। तो दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आवर बॉडी हैज अ यूनिक सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे हमने फूड को खाया, फूड डाइजेस्ट हो गया और डाइजेस्ट होके वो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ? वो फूड के जो न्यूट्रिएंट्स थे ना वो कहाँ गए? वो ब्लड में गए। अब ब्लड से कहाँ गए? वो ब्लड से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में गए। तो कौन लेके गया? वो लेके गया ब्लड। बट ब्लड को कौन लेके गया? वो लेके गया हमारा हार्ट। और साथ ही साथ में ब्लड को फ्लो करने के लिए कुछ पाइप्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? हमारा हार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप डायग्राम में देखो, यहाँ पे हमारा हार्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज लाइक अ पंप, ठीक है। और ये जो आपको ट्यूब्स दिख रही हैं ब्लू और रेड कलर की, दीज आर दी ब्लड वेसल्स, और इनके अंदर जो फ्लो कर रहा है वो ब्लड है। तो ये पूरा क्या है? दिस इज आर, तो ये पूरा का पूरा क्या है? दिस इज आर सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और इस चैप्टर में इसके बारे में बस एक छोटा पैराग्राफ है, डिटेल में हमें इसको नहीं समझना है, बट मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इसमें हमारे पास आता है ब्लड, ठीक है, साथ ही साथ में ब्लड वेसल्स, हैं, और हार्ट, ठीक है, दिल जो हमारा है, पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। तो ये तीनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। हमने समझा कि लंग्स के अंदर क्या होते हैं? एल्वुलाई होते हैं, जिसमें हमारा ऑक्सीजन जाता है और वहां से ब्लड के थ्रू ये पूरे बॉडी में ऑक्सीजन हमारा पहुंचता है। तो वो कौन कर रहा है? वो सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है। और बाकी जो सारे सब्सटेंसेस हैं जैसे वेस्ट हो गए, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो हमारी बॉडी में कुछ भी अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इंक्लूड्स द हार्ट, ब्लड and blood vessels. The heart pumps blood through blood vessels, ensuring the transport of nutrients, oxygen and other substances to all parts of the body, while waste products are carried away. तो बेसिकली आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वेस्ट हो गए, ये सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय दी सर्कुलेटरी सिस्टम। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब हम आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे दिया गया है जो कि है स्मोकिंग के बारे में। सो स्मोकिंग इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू हेल्थ। इट डैमेजेस द लंग्स। अगर
आप लोग स्मोकिंग करते हो या कोई आपके जानने वाला स्मोकिंग करता है तो उसको ये बात बता देना कि इट इज़ हार्मफुल टू हेल्थ, और उससे क्या होता है, लंग्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और सीरियस डिजीजेस के जो रिस्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि लंग कैंसर हो सकता है, अदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस हो सकती हैं। इट लीड्स टू परसिस्टेंट कफिंग, बहुत ज़्यादा खांसी आती है और वो खांसी जो है वो बढ़ती जाती है, और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, इन सब का खतरा जो है वो स्मोकिंग से बढ़ जाता है। इन एडिशन टू हार्मिंग द स्मोकर, सो जो सिगरेट पी रहा है, ठीक है, जो स्मोकिंग कर रहा है उसके लिए तो ये हार्मफुल है ही, बट उसके अलावा इससे टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं इनटू द एयर, पुटिंग अदर्स एट रिस्क। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के पास हो जो स्मोकिंग कर रहा है तो उससे क्या होगा, वो टॉक्सिक केमिकल्स आपकी बॉडी में भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन नॉन स्मोकर्स इनहेल दिस पॉल्यूटेड एयर दे एक्सपीरियंस पैसिव स्मोकिंग, तो इसको हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। जो सिगरेट पी रहा है पर्सन उसको हम एक्टिव स्मोकर बोलेंगे, और जो उसका धुआं ले रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव स्मोकर बोलेंगे, और इस प्रोसेस को हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं, विच कैन बी स्पेशली डेंजरस फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड एल्डरली। ड्यू टू दीज risks, avoiding smoking helps protect both personal health and the well-being of those around us। तो हमें तो ये चीज़ बचाएगी ही, बट जो हमारे आसपास लोग हैं उनको भी ये चीज़ बचाएगी। सो बेसिकली दिस पैराग्राफ इज अबाउट द इल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। सो हमारे पास लास्ट एक टॉपिक बचा है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसमें मैं बात करनी है कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में जो कि रेस्पिरेशन करते हैं। ऑफ कोर्स सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से करते हैं। जैसे अगर हम फिशेस की बात करें, सो दे आर एक्चुअली लिविंग इन वाटर, ठीक है, तो उनका रेस्पिरेशन का जो तरीका है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। उनके पास लंग्स भी नहीं होती हैं, तो उनके पास क्या होता है, उनके पास होती हैं गिल्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि दे आर रेस्पायरिंग थ्रू देयर गिल्स, ओके। अब हम आगे चलते हैं। सो यू हैव लर्न्ड दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो घर हैं, जो हैबिटेट हैं, वो अलग अलग हैं। यू मे हैव ऑब्जर्व बर्ड्स फ्लाइंग एंड फिश स्विमिंग, ठीक है। हाउ डू दे ब्रीथ? एनिमल्स सच एज बर्ड्स, एलिफेंट्स, लायंस, काउज, गोट्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, और इसमें आप हमारा नाम भी ऐड कर सकते हो। तो इन सारे एनिमल्स जिनके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, इन सब के पास है लंग्स। सो बेसिकली ओवरऑल जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, वो क्वाइट सिमिलर है। बट अगर हम बात करें कि कुछ अलग एनिमल्स की, जैसे फिशेस के मैंने बारे में आपको बताया, तो इनके पास क्या है, इनके पास है गिल्स। तो गिल्स से ये रेस्पायर करती हैं, और कैसे करती हैं वो अभी आप लोगों को मैं बताता हूं। ऑल्दो ऑल दीज एनिमल्स हैव लंग्स, द स्ट्रक्चर ऑफ देयर लंग्स आर क्वाइट डिफरेंट। तो सारे एनिमल्स के पास लंग्स हैं, बट जो उनका स्ट्रक्चर है, लंग्स का जो स्ट्रक्चर है ना, वो डिफरेंट है, बट बेसिक प्रोसेस जो रेस्पिरेशन का है वो क्वाइट सिमिलर रहता है, ठीक है। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश हैव स्पेशलाइज्ड structures known as gills. These are richly supplied with blood vessels. The exchange of oxygen and carbon dioxide between the blood and the gases dissolved in water takes place across the gills. तो होता क्या है कि पानी में ऑक्सीजन हमारा डिसॉल्व होता है। सपोज ये पानी में हमारा फिश है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन ओवर हेयर, ये हमारा ऑक्सीजन है पानी के अंदर, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है। तो फिशेस क्या करती हैं कि इस ऑक्सीजन वाले पानी को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाती हैं, ठीक है। दे ओपन देयर माउथ और यहां से पानी जाता है गिल्स की तरफ। अब गिल्स में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है, और ये पानी जो है इसके अंदर क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला पानी जो है वो गिल से बाहर आ जाता है। सो दिस वाटर इज कमिंग आउट ऑफ द फ्लैप, ठीक है। फिशेस के साइड पे यहाँ पे एक फ्लैप होता है, तो इस फ्लैप से पानी बाहर आता है। मुंह से पानी बाहर नहीं आता है, मुंह से पानी अंदर जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में आ गया, ठीक है। और वो जो पानी है ना, वो पानी हमारा बाहर की तरफ चले जाता है फ्रॉम दी फ्लैप, ठीक है। सो दैट इज हाउ द रेस्पिरेशन इज एक्चुअली डन इन फिशेस। जो गिल्स के अंदर मैकेनिज्म है वो ऐसे काम करता है, और इस मैकेनिज्म का आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि गिल्स एक्चुअल में कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं, जैसे कि फ्रॉग्स की अगर मैं बात करूं, तो फ्रॉग्स की जो इनिशियल स्टेज होती है ना, जैसे कि टैडपोल,
आप लोगों ने सुना होगा टैडपोल के बारे में। तो टैडपोल के अंदर गिल्स होती हैं, बट जैसे ही फ्रॉग मैच्योर होता है और एडल्ट स्टेज में पहुंचता है तो उसके पास क्या आ जाती है, लंग्स आ जाती हैं। टैडपोल के पास गिल्स इसलिए होती है क्योंकि टैडपोल जो है वो पानी में रहता है, और जो फ्रॉग है आप लोगों को पता है वो लैंड पे भी रह सकता है और वो पानी में भी रह सकता है, तो उसके पास दोनों होती हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस आप लोगों को पता होगा, व्हाट आर एम्फीबियंस? दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग। ठीक है, they use different body parts for breathing at various stages of their life. So कितना fascinating है कि वो अलग अलग parts को use कर रहे हैं at different stages of their life. ठीक है, tadpoles जैसे मैंने आप लोगों को बताया वो gills use करते हैं। adult frogs क्या use करते हैं? वो lungs use करते हैं फॉर ब्रीदिंग ऑन लैंड। ठीक है, तो लैंड पे वो लंग्स को यूज कर सकते हैं, और जब वो पानी में रहते हैं ना तो वो स्किन को यूज करते हैं। तो उनके पास स्किन भी है, उनके पास लंग्स भी है एडल्ट स्टेज में, और इनिशियल स्टेजेस जो टैडपोल है उनके पास क्या है? उनके पास गिल्स है। ठीक है, और गिल्स के बारे में मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। ठीक है, एक्सचेंज व्हेन दे स्टे इन वाटर। This adaptation helps them survive both in water and on land, showing how animals have adapted over time to different environments. तो देखो कितना मतलब फैसिनेटिंग हमारे पास अडेप्शन है कि वो पानी में भी रह सकते हैं, और वो कहाँ पे रह सकते हैं? वो हमारे जमीन पे भी रह सकते हैं। अर्थवॉर्म्स यूज देयर मॉइस्ट स्किन। अर्थवॉर्म्स का अगर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपसे पूछे तो वो क्या है? वो स्किन है। आपने देखा होगा अर्थवॉर्म्स की जो स्किन होती है वो काफी मॉइस्ट होती है ना, वो गीली सी स्किन होती है। वो क्या करती है? वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाती है। ठीक है, सो इनके पास क्या है? स्किन है फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दस डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स टू सूट देयर यूनिक हैबिटेट्स। अपार्ट from the digestive system, the respiratory system and the circulatory system, there are other systems which work in coordination with each other in the body and performs different functions to sustain life. ठीक है, तो हमने बात कर ली डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हमने बात कर ली इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अलावा अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है, हमारे पास नर्वस सिस्टम भी होता है। तो बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो प्रॉपरली वर्क करते हैं, और ऐसे ही एक ऑर्गेनिजम्स बना होता है डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में। तो ये सारे सिस्टम्स वर्क करते हैं और ऐसी ऑर्गेनिज्म हमारा सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, तो हम बाकी सिस्टम्स के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें सिर्फ इन 3 सिस्टम्स के बारे में ही पढ़ना है। एंड विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 10। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। माय नेम इज यतिन मदान एंड आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।